व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम कवर करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी पैनेशिया सीरीज़ की क्लास 5। इससे पहले हम अपनी टीजीटी पैनेशिया की क्लास फर्स्ट में इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मॉर्फिन, कॉटन, पेट्रोलियम प्लांट, जूट क्या है, नाक केशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर की क्या रिमेडी है, सर्पगंधा किसे कहते हैं, ठीक है, एशिया की मेन क्रॉप क्या है, कॉलीफ्लावर में क्या खाया जाता है, हेरोइन नारकोटिक है, इसको किससे ऑब्टेन करते हैं, या शुगर कैन में शुगर कॉइन को किस फैमिली में रखा जाता है, पोएसी, ग्रैमिनी, इससे रिलेटेड एक पूरा हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं इकोनॉमिक बॉटनी से। देन आफ्टर हमने क्या किया, एनिमल डाइवर्सिटी को कंसीडर किया, टेक्सोनॉमी देखा, हिस्टोरिया एनिमलम, एरिस्टोटल पहला क्लासिफिकेशन किस बेस पे दिया गया, एनेमा, इनेमा, ठीक है, स्पीशीज शब्द किसने दिया था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. व्हिटेकर, या ये कह सकते हो रॉबर्ट व्हिटेकर। फिर सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, पॉरीफेरा टू कॉर्डेटा, इसको हमने बहुत अच्छे से समझा। आप भी सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। और फाइनली अब हम अपने इस टॉपिक पर आए हैं जो कि बहुत अच्छा है, और इसमें हमने, जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, इससे पिछले वाले लेक्चर में जस्ट टीजीटी पैनेशिया पार्ट 4 में हमने एनिमल किंगडम लिया, उसको दो भागों में डिवाइड किया, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। कैसे, किस आधार पर किया कि जो प्रोटोजोआ थे वो प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी को कंसीडर करते थे, और जो मेटाजोआ होते वो सेलुलर, टिश्यू एंड ऑर्गन लेवल को कंसीडर करते थे। फिर मेटाजोआ को हमने डिवाइड किया मीजोजोआ, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ या एंटीरोजोआ में। देन आफ्टर रेडिएटा और बाइलेटरिया में इनको डिवाइड किया, और बाइलेटरिया को डिवाइड करने के बाद उसका सब डिवीजन किया प्रोटोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम में, ठीक है। इस तरह से करते करते हम आ गए फाइनली आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकोइनोडर्मेटा में। और आज हम अपनी टीजीटी पैनेशिया सीरीज़ का पार्ट 5 कर रहे हैं। इससे पहले के 4 वीडियोस जो थे वो पेड क्लासेस के लिए थे, और आज इस वीडियो को हम सब के लिए अलाउ करते हैं, तो ताकि सब लोग देख पाएँ, पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखो बेटा, ध्यान दीजिएगा, बस सुनते चलिएगा, केवल आपको केवल हाथ बांध के शांति से सुनना है, आपको कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, बस केवल सुनना है। स्टोरर एंड यूरिंगर, स्टोरर एंड यूरिंगर, देखो नाम लिखा है, स्टोरर एंड यूरिंगर ने क्लासिफाइड किया सारे एनिमल किंगडम को, होल एनिमल किंगडम को कितने फाइलम में क्लासिफाइड किया, 31 फाइलम। कुल मिलाकर स्टोरर एंड यूरिंगर ने 31 फाइला बनाए, क्लासीफाई किए, जिसमें से कहा 10 मेजर हैं, 10 आर मेजर एंड 21 आर माइनर, ठीक। अब क्लासिफिकेशन सुनो। पहला नंबर प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटाहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, देन आफ्टर फाइनली कॉर्डेटा। इसमें से वो किस टीनोफोरा को, जो ये टीनोफोरा आपको दिख रहा है, इसको उन्होंने माइनर फाइलम करार दिया, और हेमिकॉर्डेटा को भी माइनर फाइलम रखा। हेमिकॉर्डेटा का भी बहुत बड़ा महत्व तो नहीं बताया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनिमल्स थे नहीं, लेकिन 10, देखो टोटल यहाँ पर 12 दिख रहे हैं आपको, तो उन्होंने 10 जो मेजर बनाए थे उनमें टीनोफोरा हटा दीजिए और हेमिकॉर्डेटा हटा दीजिए, ये मेजर 10 फाइलम थे, और हम लोग यही पढ़ते भी हैं। अपनी आप रमेश गुप्ता उठा के देखिए, उसमें इन्हीं सब का डिटेल दिया होता है। तो चलो भाई देखते हैं किसमें कौन सा एनिमल है। प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम, ठीक। पॉरीफेरा में स्पंजेस आ जाती, सिलेंट्रेटा को ही निडेरिया कहते हैं, CNIDERIA या DARIA, निडेरिया, हाइड्रा और जेलीफिश इसमें रखी जाती। टीनोफेरा में हमने आपको पहले भी बताया था, इसको बेरो बोलते हैं, बेरो, और ये माइनर फाइलम है, ठीक है। ये क्या है बेटा, माइनर फाइलम, कॉम्ब जेलीज वगैरह इसमें रखी जाती हैं। देन आफ्टर प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसको हम फीताक्रमी या टेप वर्म कहते हैं। फिर क्या आ गया बेटा, फिर आ गया निमेथेहेल्मिन्थीज या निमेटोडा, इसको, इसके दो नाम देखो, निमेथेहेल्मिन्थीज या निमेटोडा। इसी तरह से सिलेंट्रेटा के दो नाम, सिलेंट्रेटा और निडेरिया। तो इसमें क्या आ गया, एस्कैरिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, स्पीशीज बता दी हमने आपको, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। अक्सर हम लोगों के जो पेट में पाया जाता है ना, वो होता है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। आई बात समझ में, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखें वो लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाकर ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
सुनिए बेटा, फिर निमेटोहेल्मिन्थीज में हमने रख दिया एस्केरिस, जिसको हम गोल कृमि कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज में किसको रखा बेटा? फीता कृमि टेपम को। निमेटोहेल्मिन्थीज में हमने रखा एस्केरिस को। फिर आगे अपने एनेलिडा में, एनेलिडा में आता है अर्थवर्म और लीच। एनेलिडा में क्या आता है बेटा? अर्थवर्म एंड लीच। फिर मोलस्का, सॉरी, फिर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आपको पता ही है, आर्थ्रोपोडा बेसिकली इंसेक्ट स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन की क्लास इन स्कॉर्पियन। और चलो ऐसे कहते हैं कि दो क्लासें थी, एक क्लास थी इंसेक्टा, एक क्लास थी एरेक्निडा। तो इन दोनों में अंतर क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्लास इंसेक्टा और क्लास एरेक्निडा का मुख्य अंतर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे यहाँ फंसेंगे और अपनी किताब खोल के पहले पढ़ेंगे आधे घंटे, तब वो बता पाएंगे। ठीक है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंसेक्टा, हम फाइलम की बात नहीं कर रहे, हम क्लास की बात कर रहे हैं। क्लास इंसेक्टा एंड क्लास स्कॉर्पियन के बीच की क्या डिफरेंसेस हैं वो बताइएगा। चलो भाई, फिर आ जाते हैं मोलस्का। मोलस्का में आ गया आपका घोंगा, पाइला, स्नेल या ऑक्टोपस, ये सब आ गया। इकाइनोडर्मेटा में एक ही है मेनली, स्टारफिश। हेमिकॉर्डेटा में आ गया बेलेनोग्लॉसस। हेमिकॉर्डेटा में क्या आ गया बेटा? बेलेनोग्लॉसस। और कॉर्डेटा में सब आ गए, हम आ गए, यानी फिश। फिश मतलब पीसीज, स्नेक मतलब रेप्टाइल, बर्ड्स मतलब एवीज, और मंकी मतलब प्राइमेट्स। आई बेटा बात समझ में? पूरी बात समझ में आई? सारी चीज़ें कवर कहीं? इस पेज का दोबारा से रिवीजन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टोरर यूनिंगर ने सबसे पहले एनिमल किंगडम को 31 फाइलम में डिवाइड किया। बोले कि 10 ज़बरदस्त हैं, मेजर हैं, इनके सबसे ज़्यादा जंतु हैं, 21 माइनर हैं। हमने कहा ठीक है। फिर हमने यहाँ पर टोटल कितने लिखे? 12। फिर हम इसमें से 2 हटाए, कौन से? एक टीनोफोरा और एक हेमिकॉर्डेटा, क्योंकि ये क्या है? माइनर फाइलम्स, क्योंकि इनमें जंतु कम पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज और निमेटोहेल्मिन्थीज, जिसको निमेटोडा कहते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा। चलो ये खैर सीक्वेंस आपको याद है, इसमें कोई नहीं। इसमें कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, बस आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ध्यान देते चलिएगा, वरना आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और अगर आपने ध्यान दिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जिसको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया उसको बायोलॉजी समझ में आ गई। जंतु वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। चाहे प्लांट क्लासिफिकेशन हो, चाहे एनिमल क्लासिफिकेशन, दे बोथ आर टू मच इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्पज ऑफ एग्जाम। इफ यू आर गिविंग नीट एग्जाम, अदर यू आर गिविंग टू यूपी कैटेट, इन सब एग्जाम में, कोई भी आप एग्रीकल्चर एग्जाम देने जा रहे हो उसमें भी खूब पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। चलो भाई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। देखो बेटा, पहला जो डिवीज़न किया गया, वो स्ट्रक्चरल लेवल पे किया गया। पहले देखो यहाँ पर लिख के थोड़ा सा बताता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले क्या बेटा? सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। हिंदी वाले बच्चे, कोशिका, ऊतक, अंग और अंग तंत्र। बात समझ में आई बेटा? कोशिका, फिर उससे बनेगा ऊतक, ऊतक से बनेगा अंग, और अंग जब मिल जाएंगे बहुत सारे तो बनता है अंग तंत्र। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल, और जब ये क्यूमुलेटिव हो जाती है तो बनती है टिश्यू, एंड टिश्यू के बाद बनता है ऑर्गन, एंड फाइनली जब ये पूरा प्रोग्रामिंग हो जाती है तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। बात समझ में आई कि नहीं? तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता है 3 तरह का। अंग तंत्र को अलग नहीं माना जाता, ऑर्गन ही माना जाता, इसलिए 3 लिखा, नहीं तो 4 लिखना चाहिए था। अब देखो, सेल्यूलर में आ गया पॉरीफेरा। बात समझना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने शुरुआत की है तो भगवान पहले बनाएंगे कोशिका। अभी भगवान को खुद नहीं पता कि अंग कैसे बनाने हैं। अभी भगवान ने शुरुआत की है, पहले बनाई कोशिका। जब भगवान ने कोशिका बना ली तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटा है, इसको बड़ा किया जाए। तो बड़ा करने के लिए ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं चिपकानी पड़ेंगी, इसके जंतु के, ऑर्गेनिज्म के, प्राणी के। तो भगवान ने क्या किया, उसमें और सारी कोशिकाएं चिपका दी। तो भैया बन गया टिश्यू लेवल, निडेरिया, बोले तो हाइड्रा। भगवान ने कहा वेरी गुड, ऑपरेशन सक्सेसफुल, सब बढ़िया चल रहा है, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, थोड़ा और तगड़ा करते हैं इसको। तो भगवान ने बना दिया प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब तो विजिबिलिटी आने लगी, अब तो दिखने लगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। फीताकृमि, फीताकृमि तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं बेटा, लोगों की आंतों में होते हैं, ये मान के चलिए
क्या बोले, मेरा अंदाज़ा है कि ये जब पूरी आपकी साइकिल लेंथ कवर कर लेता है, जब काफ़ी एडल्ट होता है, तो ये 2-2 फुट तक का हो सकता है, फीताकृमी। जब भगवान ने देखा कि ये भी ठीक है, सक्सेस है, चल गया, वेरी गुड, चलो और बड़ा बनाते हैं। अब आ गए ऑर्गन सिस्टम, निमेटोडा से लेकर के कॉर्डेटा, मतलब हाथी और व्हेल मछली तक आ गए। देखो भगवान ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और इन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को करने में बहुत सारा समय भी लिया है बेटा, 50,000 साल। हम लोग पढ़ते थे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, सूरज की उत्पत्ति कब हुई, जीवन की उत्पत्ति कब कब हुई, इवोल्यूशन फेज कैसे हुआ, रामापिथेकस। पहले सबसे पहले भैया श्रूज होते थे, छछूंदर जिसको बोलते हैं, ट्री श्रूज, पेड़ में रहने वाले छछूंदर होते थे। फिर उनसे धीरे से बंदर बने, बंदर से हमारा चिंपैंजी बना, ओरंगुटान, रामापिथेकस, शिवपिथेकस, क्रोमैग्नन मानव, निएंडरथल मानव, फिर होमोसेपियंस, तब हम आके बने, सोचो होमोसेपियंस। और अभी पता है आपको, लगभग लगभग 1-2 शताब्दी और बीतने दीजिए, फिर उसके बाद हम लोगों से भी आगे की स्पीशीज आएगी, दैट इज कॉल्ड होमोसेपियंस सेपियंस। आई बात समझ में? उसके कान छोटे होंगे, उसकी खोपड़ी बड़ी होगी, खोपड़ी पे बाल कम होंगे, पैरों की छेंगुल नहीं होगी, हाथों की छेंगुल नहीं होगी, छेंगुल समझते हो ना, लास्ट वाली छोटी वाली उंगली, और क्रमी रूप परिशेषिका नहीं होगी, जो अपेंडिक्स होता है ना पेट में हमारे, बड़ी आंत से अटैच, वो नहीं होगा, और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होगी। ये सब आई, मेरी बात समझ में आ रही होगी, अगर आपने पढ़ाई की है थोड़ी बहुत पहले से तो सब समझ में आ रहा होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। फिर जब इतना डिवीजन करा, वैज्ञानिकों ने देखा कि कैसे कैसे डिवाइड करें, तो भैया पता चला कि भगवान ने पहले सेल्यूलर लेवल के प्राणी बनाए। आप पूछोगे कि सर आपने इसमें प्रोटोजोआ को क्यों नहीं रखा? बेटा प्रोटोजोआ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, अमीबा को हम यूनिसेल्यूलर कह जरूर देते हैं, लेकिन वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है। भगवान ने जीव द्रव्य बनाया है पहली बार अमीबा के रूप में। आई बात समझ में? बेटा इतने गहरे ढंग से और इतने प्यार से शायद ही कोई समझाएगा। एक बार ध्यान से आप सुन लीजिए, आपको हमेशा के लिए चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सपने में भी याद आएगा सब कुछ। हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ दिखाया जा रहा है, और हमने सेल्यूलर लेवल पे पहले नंबर पे पॉलीफेरा रख दिया। तो आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए था कि सर आपने प्रोटोजोआ कहाँ कर दिया? तो हम आपसे ये कहेंगे कि बेटा प्रोटोजोआ इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के बाद बना सेल्यूलर लेवल, फिर बना उसका टिश्यू लेवल, फिर बना उसका ऑर्गन लेवल, और फाइनली वी गॉट दिस ऑर्गन सिस्टम लेवल। आई बात समझ में? ठीक है। तो सेल्यूलर लेवल में रखा पॉरीफेरा को, टिश्यू में निडेरिया नहीं हमने हाइड्रा को रख दिया, फिर ऑर्गन लेवल में हमने प्लेटीहेल्मिन्थीसिया रख दिया, फिर निमेटोहेल्मिन्थीसिया यानी निमेटोडा के बाद हमने ऑर्गन सिस्टम देखना स्टार्ट कर दिया। भैया सब में ऑर्गन बड़े बड़े बनने लगे, जीवधारी का साइज बढ़ने लगा, आकार बढ़ने लगा, द्रव्यमान बढ़ने लगा। अब आ जाते हैं सिमेट्री। ये क्या है बेटा? ये बेसिस है कि जो वैज्ञानिकों ने जंतुओं का वर्गीकरण किया था वो किस किस आधार पर किया था। तो पहला आधार था भैया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि कोशिका से बना है कि अंग से बना है, कि टिश्यू से बना है यानी ऊतक से बना है, कि अंग तंत्र से बना है। दूसरा प्रश्न, एनिमल सिमेट्री कौन किस सिमेट्री में था? जैसे अंडा होता है स्फेरिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री में हाइड्रा को रखा जाता है। देखो दिखाते हैं कैसे। देखा बायोलॉजी वाले चित्र कितनी जल्दी बनाते हैं। ये अपना हाइड्रा हो गया, ये टेंटिकल्स फेंटिकल्स दुनिया भर के हो गए नौटंकी, ठीक है। ये अपना हाइड्रा हो गया। अब देखो ये तो आपको ऐसे दिख रहा है, बोलो ऐसे दिख रहा है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं किस ढंग से देखना चाहिए आपको ये। अगर हम इसको सामने से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो आपको ये ऐसे इसका मुंह दिखेगा केवल, और इसके ये टेंटिकल दिखेंगे। अगर आप इसको ऊपर से देखो, तो अगर हम इसको ऐसे काटें, ऐसे काटें, ऐसे काटें, ऐसे काटें, दिस इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। क्या बोलेंगे राजा बेटा इसको? रेडियल सिमेट्री। ये मान लो कोई जीवधारी है और इसको हमने ऐसे काट दिया, ये कहलाएगा बाईलेटरल सिमेट्री, एक भाग ये एक भाग ये। आई बात समझ में? चलो देखते हैं फिर से। तो बाई रेडियल, अच्छा हाँ एक चीज़ छूट गई, ये हो गया बाई रेडियल। बाई रेडियल का क्या मतलब है बेटा? बाई रेडियल का मतलब समझाते हैं। देखो बेटा जैसे कोई कॉम्ब जेली थी, उसके ऊपर का ये ट्रांसफर सेक्शन है, ऐसे काटो तो आधा हिस्सा इधर बढ़ जाए, आधा हिस्सा इधर बढ़ जाए। लेकिन अब आप ये कहोगे कि सर फिर बाई रेडियल और बाई लेटरल में अंतर क्या है?
बाईलेटरल में फ्लैट वर्म अगर हो, फ्लैट वर्म ऐसे उसको काट दिया तो आधा ये लंबा लंबा काटा जा रहा है और ये ऊपर से काटा जा रहा है, दैट इज बाई रेडियल, ऊपर से ट्रांसवर्स सेक्शन। आई बात समझ में? पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो खैर छोड़ो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उस पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था उसमें हमने चिल्ला चिल्ला के सब बता दिया, लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभार क्या करते हैं, ये किसी जंतु का नाम लिख देंगे और पूछ देंगे उसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बस आपको चिल्ला चिल्ला के बता देना जो हमने आपको बताया। स्फेरिकल में एग हो गया जैसे है, रेडियल में हाइड्रा आ गया आपका, बाई रेडियल में कॉम्ब जेली आ गई। बाकी लगभग सभी जंतुओं में क्या पाया जाता है, बाईलेटरल, चाहे फ्रॉग हो, बैट हो, रैट हो, कैट हो, मैट हो, गेट हो, कुछ भी हो। चलो भैया, तो एक तो हमने देखा कि एनिमल क्लासिफिकेशन का आधार बनाया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरा बना दिया सिमेट्री को, और तीसरा क्या बनाया, जर्म लेयर। जिन लोगों ने पेड क्लास वाली वीडियो देखी है उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है प्रोटोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम। जो प्रोटोस्टोम थे उनमें ब्लास्टोपोर माउथ बनाता था, जो ड्यूट्रोस्टोम थे उनमें जो ब्लास्टोपोर के कैविटी थी, एक कैविटी थी, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो ब्लास्टोपोर नाम की कैविटी बनती है बेटा, समझते चलिएगा। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो ब्लास्टोपोर नाम की क्या बनती है, वो जो कैविटी बनती है ब्लास्टोपोर नाम की, वो जो कैविटी है ना, वो ड्यूट्रोस्टोम में एनस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है बेटा, एनस। किसमें, ड्यूट्रोस्टोम। और प्रोटोस्टोम में माउथ का। बात समझे, ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू माउथ इन प्रोटोस्टोम, वाइल इन ड्यूट्रोस्टोम ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू एनस। वीडियो को रोक रोक कर 25 बार सुनिएगा, लेकिन तैयार होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। तो भैया जर्म लेयर कौन कौन सी, एक्टोडर्म सबसे बाहर की, मेसोडर्म बीच की, और एंडोडर्म सबसे भीतरी सतह। तो भैया जब वैज्ञानिकों ने देखा कि किसी किसी में 2 ही लेयर पाई जा रही थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म थी नहीं। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं। अब आगे उन्होंने क्या किया कि जो डिवीजन बेसिस बनाया उसमें उन्होंने देखा सेक्सुअलिटी को, कौन से बाइसेक्सुअल थे और कौन से यूनिसेक्सुअल थे। तो भैया बाइसेक्सुअल हमें नहीं लगता आपको ज़्यादा पता होंगे, और यही दोनों हैं बेसिकली। लीवर फ्लूक हो गया, अर्थवर्म हो गया, एक और होता है बेटा लीच, ठीक है ना, पता होगा आपको। तो मोस्ट एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल बट सम आर बाइसेक्सुअल, लिवर फ्लूक, अर्थवर्म एंड लीच। लीच लिखा नहीं, लिख लीजिएगा, LEALWEACH। चलो भैया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव गलत लिख दिया, VE कर लेना, देखो लिखा डाइजेस्टिक, गलत लिखा है बेटा, ध्यान दीजिए मेरी बात को, DIGESTIVE, ठीक है, सही कर लीजिएगा। जब आपको ये शीट मिल जाए, जब PDF मिल जाए तो इसको सही कर लीजिएगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट इन सीलेंट्रेटा टू प्लेटीहेल्मिन्थीज, यानी कि अधूरी गट, GUT, गट माने जानते हो ना, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अधूरी गट कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, निडेरिया से, सीलेंट्रेटा को निडेरिया कहते हैं ना, सीलेंट्रेटा से प्लेटीहेल्मिन्थीज तक अधूरी पाई जाती है। वाइल कंप्लीट इन ऑल अदर फाइलम, इसके आगे जो भी फाइलम हैं उन सब में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा पाया जाता है। और प्लेटीहेल्मिन्थीज में इसलिए भी नहीं पाया जाता, एक रीज़न ये भी होता है ना बेटा कि जब उसको सीधे सीधे खून मिल जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज मतलब फीताकृमि, ये हमारी आंतों से चिपक कर उससे सीधे सीधे खून ले लेता था, तो जिसने हमारा खून पी लिया सीधे, तो उसको फिर पचाने की क्या ज़रूरत रही, बात समझे, इसीलिए इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता था। हाँ, लेकिन उसके आगे की जो स्पीसीज थी उनको खाना था, शिकार भी करना था, बोलो, तो उनमें भगवान ने थोड़ा सा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अच्छा दिया। अब आ जाओ बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम में, किस में आ जाओ बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 20 बार पूछा जा चुका है UP TGT और केंद्रीय विद्यालय के TGT में और PGT जूलॉजी में, क्या कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का कैसे पूछेंगे घुमा के। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन इन, ध्यान दीजिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन इन फर्स्ट आर्थ्रोपोडा, सेकंड मोलस्का, थर्ड बोथ A एंड B, फोर्थ नन ऑफ द अबव। और बच्चे बिल्कुल बेहतरीन ढंग से भांग खाए हुए, ध्यान ना देते हुए, आर्थ्रोपोडा लगा के छाती चौड़ी करके बाहर निकल के आएंगे कि मेरा तो एकदम सही है। फिर पड़ोसी बताएगा नहीं बेटा, नहीं मुन्ना, जरा ध्यान से सुनना कि तुमने आर्थ्रोपोडा तो सही देखा लेकिन मोलस्का भूल गए। मोलस्का में भी
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। देखो भगवान ने क्या सोचा कि अगर इतने छोटे छोटे जीवधारी, कीड़े मकोड़े हो गए या घोंघा वगैरह हो गए, इतने छोटे जीवधारी में कहाँ छोटी छोटी धमनियाँ बनाएंगे, सिराएं बनाएंगे, हृदय देंगे, कौन अपना दिमाग खराब करे। तो भगवान ने क्या किया, इनके पूरे शरीर में अंदर ब्लड भर दिया और अंग उसमें डूबे रहते हैं। विसरण और परासरण के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर जाती रहती है। देखो कितना बेहतरीन सिस्टम भगवान ने बनाया। बात समझ में आई। हम में ऐसा नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि हम में कितना डालते वो, फिर खून कितनी मात्रा रखते, हमारा डिसबैलेंस होता हमेशा एक जगह। जहाँ जब हम खड़े होते तो सारा जो खून होता उतर के नीचे पैर में चला जाता, तो कितना बुरा लगता। तो भगवान ने हम में क्या किया, हम में दे दिया क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम। इसीलिए एनिलिडा से कॉर्डेटा तक क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। बेटा देखो एकदम ने पॉइंट टू पॉइंट। और देखो एक अच्छा अध्यापक वो होता है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, एक अच्छा अध्यापक वो होता है जो अपने बच्चों को बिल्कुल लुल्ल समझे। जब लुल्ल समझेंगे ना तब हम आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हम ये समझ के बैठेंगे कि मेरे बच्चों को ये बिल्कुल नहीं आता। जब उनको बिल्कुल नहीं आता तब हमारी भी इंटेंसिटी पढ़ाने की अपने आप बढ़ जाती है कि ग्राउंड लेवल से उठाइए, बेसिक से उठाइए, तब हम आपको वो चीज़ समझा पाते हैं। और आपका ये जो एक पेज आपको दिखता है ना, इसको तैयार करने के लिए हमको 1 से 2 घंटा लगता है। अगर कोई 2 पेज की स्लाइड है तो आप विश्वास मानिए उसको तैयार करने में, उसको पढ़ने में कम से कम हम 5 से 6 घंटे देते हैं। तब हम आपको इतनी सहूलियत से और इतनी आसानी से उन चीज़ों को बड़े बड़े एग्जाम्पल्स के साथ जोड़कर समझा पाते हैं। और आप ये भी बखूबी जानते हैं कि जितना शीट में लिखा है उससे 3 गुना तो हम बोलते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जितना शीट में लिखा है। कुछ बच्चे कहते हैं सर अपने नोट्स दे दीजिए सर प्लीज़। अगर हम आपको नोट्स दे भी देंगे ना तो आपको मेरी भाषा ही नहीं समझ में आएगी कि हमने लिखा कैसा है। हर आदमी को अपने नोट्स अपनी भाषा में बनाने चाहिए। एग्ज़ाम आपका है, मेरा नहीं। भाषा आपकी होनी चाहिए, मेरी नहीं। आप कॉपी मत कीजिए, आप नकल मत करिए कि हम ऐसे पढ़ते हैं, सर ऐसे पढ़ते हैं तो हम भी ऐसे पढ़ेंगे। हाँ, आप अपनी भाषा में लिखिए। जो चीज़ें आपसे गलत होती हैं वहाँ कोने में स्टार लगा दीजिए और नोट वहाँ लिख दीजिए हिंदी में कि बेटा तुम ये एग्ज़ाम में फिर गलत करोगे। और एक बार ये ट्रिक अपना के देख लीजिए, वो सवाल आपसे कभी गलत नहीं होगा। आई बात समझ में। थोड़ा सा आपको मजाक लग रहा होगा लेकिन ये सीरियस फैक्ट है। हम अपनी किताब में खास तौर से आर.के. पिल्लई में जो क्वेश्चन हम गलत करते थे, या यूनिवर्सल एक बुक आती है जिसमें 8 से 10 हज़ार सवाल थे फिजिक्स के, जो सवाल हम गलत करते थे वहाँ पे उसमें एरो बना के लिख देते थे, बेटा तुम मूर्ख हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। और वो सवाल हमको उस चैप्टर के इतने अच्छे से तैयार हो गए कि धीरे धीरे मेरी सारी कमियाँ ख़त्म हो गई। देखो बेटा किसी चीज़ के लिए लगन से लगना पड़ता है, ताकत से लगना पड़ता है। अगर आप सोचते हो कि अरे नहीं ठीक है, खा भी लें, पढ़ भी लें, सो भी लें, घूम भी लें, मौज भी ले लें, तो बेटा सफलता नहीं मिलती ना। भगवान भी तो कुछ है, भगवान ऊपर से सब देखते हैं कि कौन कितने घंटे पढ़ रहा है, कौन कितने अच्छे मन से पढ़ रहा है, कौन कितनी मेहनत से पढ़ रहा है, कौन परेशान है पूरी तम से। लड़कियां हैं ससुराल में मेहनत कर रही हैं, घर भर का काम कर रही हैं, दुनिया भर का, फिर भी समय निकाल के पढ़ रही हैं। क्यों पढ़ रही हैं, क्यों कैसे पढ़ रही हैं? तो उनका भी तो भगवान उनको भी तो पास कराएगा, नहीं कराएगा क्या? तो इसीलिए लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। जो जीत जाएगा वो नौकरी पा लेगा। इस समय इतना कठिन संघर्ष है बेटा कि एक छोटी सी नौकरी के लिए 20-20 लाख रुपए का डोनेशन चल रहा है। इसलिए मेहनत कीजिए और लगन से। देखो बेटा अगर कोई एग्ज़ाम होता है और उसमें 200 सीटें हैं तो 10-15 सीटें बेईमानी से भरी जाती, बाकी सब ईमानदारी से भरी जाती। लेकिन जो बेईमान होता है ना, वही आके चिल्ला के बाहर का माहौल ख़राब करता है कि हमने तो 20 लाख रुपए दिया है। तो इससे जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसकी पढ़ने की रफ्तार में एक तरह से कहा जाए निगेटिव कैटालिस्ट का काम कर देता है। तो जो पढ़ रहा होता है थोड़ा बहुत ऋणात्मक उत्प्रेरक मिल जाता है, वो पढ़ना बंद कर देता है। वो चीज़ आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। अपने अंदर धनात्मक ऊर्जा लाइए, पॉजिटिविटी लाइए, तब आप जीत पाएंगे। आप सोचोगे कि अरे यार पढ़ा तो था, नहीं सिलेक्शन हुआ, तो बेटा कोई कमी रह गई ना, उसको देखो ना, उसको मेज़र करो ना, क्यों कमी रह गई, क्या नहीं पढ़ा, क्यों क्वेश्चन गलत करके आए? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की, क्वेश्चन नहीं लगाए। लोग 20,000 सवाल लगाते हैं, आप 20,000 सवाल लगाइए, रिकॉर्ड तोड़िए अपने। 1-1 घंटे बैठ के लगातार पढ़िए, उठिए खाइए पीजिए कुछ, फिर बैठ के पढ़िए, तब सफलता हासिल होती है बेटा। ऐसे थोड़ी नौकरी लगती है। ज़्यादा समझा दिया कुछ, चलो खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने देखा कि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में कैसा था बेटा, ओपन।
ठीक है। बाकी एनिलिडा से कॉर्डेटा तक कैसा था, क्लोज्ड। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स हैव द वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एनिमल्स में वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, बिल्कुल सही। भगवान ने सब में निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग बनाए हैं तथा उन पदार्थों के उत्सर्जन के लिए अंग भी अलग अलग बनाए हैं। मतलब एनिमल्स हैव वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टू। आई बात समझ में? भाई कोई अमोनिया निकाल रहा है, कोई यूरिया निकाल रहा है, बोलो। अब हम आपको राज की बात बता दे रहे हैं, आप कभी नहीं भूलोगे। ज्यादातर, ध्यान दीजिए, ज्यादातर ऐसे जीव जंतु जो जल में रहते हैं वो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। जाओ बेटा, रामबाण दे दिया हमने आपको, अब आप छांट लेना, ठीक है। अगर ऑप्शन में पूछा जाए कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। यानी कि जलीय जंतुओं में ज़्यादातर अमोनिया निकलती है और मरुस्थल में रहने वाले, ध्यान दीजिएगा, मरुस्थल में रहने वाले और पक्षी ये यूरिक एसिड निकालते हैं, URICACID। यानी कि वो लोग जो सूखे का सामना करते हैं, जिनके पास पानी नहीं है, जो मरुस्थल में रहते हैं, उनमें यूरिक एसिड निकलता है। जैसे रेटल स्नेक यूरिक एसिड निकालता है, या चिड़िया, इनमें सब में क्या है, यूरिक एसिड निकलता है बर्ड्स में। और हम लोग प्राइमेट्स, इनमें सब में निकलता है यूरिया। यूरिया बोले तो NH2CO, परसेंटेज नाइट्रोजन का कितना होता है बताइएगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है। 2 प्रश्न पूछे हमने इसमें स्लाइड में, अब हम तो भूल भी गए हमने पूछा क्या क्या था। खैर, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन पे एक तो ये बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और दूसरे दोनों प्रश्नों के जवाब देंगे। एनिमल्स हैव द वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो चलो भैया बता दो। फ्लेम सेल किस में पाई जाती है, लीवर फ्लूक में। इंट्रासेल्युलर ट्यूब्यूल किस में पाया जाता है, राउंड वर्म यानी कि एस्केरिस में। नेफ्रीडिया भगवान ने किस में दिए, अर्थवर्म में। बेटा एक एक चीजें बहुत पूछी गई, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। मेलपीगियन ट्यूब्यूल भगवान ने किस में दिया, इंसेक्ट में, आर्थ्रोपोडा में। एंटीनरी ग्लैंड किस में दी, क्रस्टेशियंस में दी। क्रस्टेशियंस में आता है बेटा केकड़ा, क्रस्टेशियंस में क्या आते हैं, केकड़े। और किडनी किस में दे दी, वर्टिब्रेट में। जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता गया, भगवान ने प्रजातियों में अंगों को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया, अच्छा बनाया, मुखर बनाया। फ्लेम सेल, लीवर फ्लू, इंट्रासेल्युलर ट्यूब्यूल, राउंड वर्म, नेफ्रीडिया अर्थवर्म, मेलपीगियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट, एंटीनरी ग्लैंड, क्रस्टेशियंस, किडनी, वर्टिब्रेट। इनको छांटने में हमें आधा घंटा लगा था, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छा मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए सेव करके रखिए, पढ़ते चलिए, कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। चलो भाई एक बढ़िया सा क्विक रिवीजन मारते हैं। स्टोरेज यूनिंग ने टोटल 31 फाइलम दिए थे, 10 मेजर थे, 21 माइनर थे, ठीक है। इनमें सब में जो भी थे, प्रोटोजोआ में अमीबा पैरामीशियम, पोरोफेरा में हो गया स्पंजेस हो गया, सिलेंट्रेटा में हो गया हाइड्रा जेलीफिश हो गया, है स्टीनोफोरा में बरो यानी कि माइनर फाइलम है, इसमें कॉम जेलीज हो गई। प्लेटिहेल्मिन्थीस को टेफर्म, निमेटोहेल्मिन्थीस को हम निमेटोडा कहते हैं। इसमें स्कैरिस, एनिलिडा मतलब अर्थवर्म या लीच, ये दोनों द्विलिंगी हैं। आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, फ्लाई हो गया। और हाँ, याद आ गया प्रश्न कि क्लास इंसेक्टा और क्लास एरेक्निडा में अंतर बताइएगा। मोलस्का, घोंगा और स्नेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया। इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश हो गई, हेमिकॉर्डेटा में बेनानोग्लासस हो गया, कॉर्डेटा में क्या हो गया राजा बेटा, फिश, स्नेक एंड बर्ड्स, ठीक है, मैमल्स वगैरह। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले देखा हमने कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर वैज्ञानिकों ने जंतुओं का वर्गीकरण किया। सेलुलर लेवल में पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल में निडेरिया, ऑर्गन लेवल में हो गया प्लेटिहेल्मिन्थीज, उसके बाद निमेटोडा से कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम बना दिया गया। फिर हमने देखा सिमेट्री किसकी कौन सी है, रेडियल सिमेट्री हाइड्रा की है, ये स्पेरिकल नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है। रेडियल सिमेट्री हाइड्रा की, बाई रेडियल कॉम्ब जेली की, और बाइलेटरल फ्रॉग एंड रेड की। फिर जर्म लेयर किस में 2 लेयर थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म किस में 3 थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। ज़्यादातर जीवधारी यूनिसेक्सुअल होते हैं लेकिन कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं, जैसे कि लीवर फ्लूक, जैसे कि अर्थवर्म, जैसे कि लीच। आगे बढ़ते हुए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भगवान ने सिलेंट्रेटा से प्लेटिहेल्मिन्थीज में अधूरा दिया, लेकिन उसके बाद भगवान ने फिर उसको पूरा कर दिया। निमेटोहेल्मिन्थीज उसके बाद जो भी थे उन्होंने कंप्लीट कर दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा मोलस्का में भगवान ने ओपन दिया, लेकिन उसके बाद एनिलिडा से कॉर्डेटा तक
देखो एनिलिडा से कॉर्डेटा लिखा है, एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा रखा जाता है, कंफ्यूज मत हो जाना। आर्थ्रोपोडा मोलस्का में ओपन और बाकी फिर एनिलिडा के बाद जितने भी हैं कॉर्डेटा तक सब में क्लोज। फिर आ जाओ कि कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस किस में पाए जाते थे। तो लीवर फ्लूक में पाया जाता था फ्लेम सेल, राउंड वर्म यानी एस्केरिस में पाया जाता था इंट्रासेलुलर ट्यूब्यूल, और अर्थवर्म में पाया जाता था नेफ्रीडिया, इंसेक्ट में पाया जाता था मेलपिगियन ट्यूब्यूल, क्रस्टेशियंस में पाया जाता था एंटीनरी ग्लैंड्स, वर्टिब्रेट्स में पाया जाता था किडनी। पूरी बात समझ में आ गई होगी। आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से वीडियो को देखा, बहुत अच्छी बात है। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और इसमें कम से कम कितने लाइक आएंगे बेटा, 100 लाइक्स तो आने चाहिए एटलीस्ट। बताओ कितने कम लाइक हम मांगते हैं अपने बच्चों से, ज़्यादा मांगते भी नहीं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ डालिए, रिवीजन करिए क्विक। तो ये हमारी पेड सीरीज़ का 5वां वीडियो था। इससे पहले हमने काफ़ी कुछ कवर कर रखा है उसमें, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा वीडियो कैसे लगी, और दोनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।